इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली नॉन मेटल्स की पाई जाती है, हाई होती है नॉन मेटल्स की। हमने लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में इस चैप्टर के। दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया था। किस तरह से? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स को उन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला था, नॉन मेटल्स को उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला था। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हाई होगी? नॉन मेटल्स की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ऑलरेडी उनके पास। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए थी, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसकी एनर्जी की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जबकि ये तो एक कंपेरेबल, एक रिलेटिव वैल्यू होती है कि हम रिलेट कर सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे इतनी ज्यादा है। ठीक है। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसकी कोई यूनिट भी होगी, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग देख रहे थे, तीन ही फैक्टर हमने देखे थे। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है ना साइज, साइज डिक्रीज होता है। और तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? मेटल, मेटल से हम आ रहे हैं नॉन मेटल्स की तरफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होगी ना, जबकि साइज क्या हो रही है? डिक्रीज। तो साइज को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जेड इफेक्टिव को कैसे हम रिलेट करेंगे? जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। चार्ज ऑन कटायन, कटायन पे जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा। ये समझते हो? मान लो कि मैंने Al+2 और Al+3 को कंपेयर कर रहा हूं मैं जेड इफेक्टिव की टर्म्स में। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा कौन का होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स अपना चार्ज डाल रहे होंगे। इसके पास सभी के पास प्रोटॉन 13 13 13 है। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने? 12, इसके पास 11, इसके पास 10। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज डाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा? इसका, देन इसका। और जेड इफेक्टिव भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जैसे जैसे कटायन पे चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। बात समझ आई? यस सर। बोलो। अच्छा। इसके बाद आता है चार्ज ऑन अनायन। जैसे मैं बात करता हूँ N-N-2 N-3, तीनों अनायन है ना। प्रोटॉन इसमें सभी में 7 होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। किस पे सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा? सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा N- के केस में, क्योंकि इसको कम इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं कंपेयर करें हम बाकी के दोनों से। तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये N-। और फिर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो चार्ज ऑन अनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होती जा रही? कम होती जा रही। इसको मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ, उसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तभी तो वो अनायन में कन्वर्ट हुआ। अब जो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट करने देगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे। तो जैसे जैसे अनायन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब जो नेक्स्ट है ये फोर्थ था, इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं निर्जला। प्रीतेश अपना वीडियो ऑन कर लो।
फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको है ना हम डिटेल में वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जितना काम आने वाला है उतना आपको समझा दूंगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। ऑर्बिटल, सबशेल्स, इनका नाम सुना है ना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस सर। ठीक है, तो हम कुछ ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये सब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। जैसे हमने एक एस ऑर्बिटल का बॉक्स इसी तरह से बनता है ना, और एक पी ऑर्बिटल, जैसे पी के तो ऐसे बनेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जी, राइट। मैंने क्या किया, एक तो एस का ऑर्बिटल लिया और एक पी का लिया, और ये बाकी के दोनों पी एक्स एंड पी वाई को इधर छोड़ दिया। एस एंड पी जी को मैंने मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बना दिया इस तरह से। ये तो एस का हो गया और ये पी का हो गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलूंगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। समझे? अगर मैं एक एस को दो पी के साथ मिलाता हूँ, मान लो पी एक्स पी वाई के साथ मिला दिया मैंने एक एस को, तो इनसे जो मिलकर एक नया ऑर्बिटल बना है जिनमें एनर्जी सेम होगी, एनर्जी भी सेम हो जाएगी क्योंकि अब मिक्सचर हो गया है वो। जैसे हम क्या करते हैं, शुगर सिरप को पानी में मिलाते हैं तो पूरे मिक्सचर का जो टेस्ट होता है वो सिमिलर हो जाता है ना। उसी तरह हम दो ऑर्बिटल्स को जिनमें पहले एनर्जी में डिफरेंस हुआ करता था, बेटा म्यूट हो जाओ, दो ऑर्बिटल को मिक्स करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलूंगा। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक s मिला है और दो p मिले हैं, इस वजह से इसको क्या बोल रहा हूं मैं, sp2। इसी तरह से एक और होता है sp3। इसका क्या मतलब है कि एक तो s वाला मिला है ऑर्बिटल और तीन p वाले मिले। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझे, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम क्या बोलने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसका जो रीजन है वो अच्छे से मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा। हम जस्ट मैं आपको इसका एम बता रहा हूँ कि इसका एम क्या है, इन तीनों की जो एनर्जी है उसको सिमिलर रखना। अभी इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होता है, हम इन तीनों को मिला देंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए ऑर्बिटल बने जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं, उनकी सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो मैं आपको है ना ये सब मैं रफ में बता रहा हूँ, फिर हम नोट करेंगे। परसेंट एस कैरेक्टर निकालना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर जैसे मैं अभी है ना, हम तीन ही ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। पहला है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3। sp का परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर s वाला ऑर्बिटल एक है, p वाला ऑर्बिटल भी एक है, तो एक ऑर्बिटल s वाला अपॉन टोटल ऑर्बिटल कितने, 2 × 100, तो परसेंट एस कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा ना। यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना है तो एस वाला तो एक ही है, परसेंटेज निकाल रहे हैं सभी का, टोटल कितने 3 × 100, तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 33.33%। इसके लिए क्या आएगा, 1/4 × 100, तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 25%। बोलो क्लियर है? इसकी हमें जरूरत पड़नी So can't hear you. सर So आपका आवाज you're नहीं आ not audible. No, sir, we can't hear you.
बच्चों 1 मिनट रुकना, आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट रुको। आवाज तो आ रही है ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है? Yes, Yes. sir. अब मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन समझ आई ना क्या होता है? बेसिक बेसिक Yes, sir. बोलो। चलो, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को है ना, चलो देखना, हम अभी सीख जाएंगे थोड़ी देर में। मैं वापस से सारा रफ है ना इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक कंक्लूजन में लिखा रहा हूँ, हायर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर of the element in given compound more closer बेटा रेस्पॉन्स करते रहना बीच बीच में, will be the orbital, पहले नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग, to the nucleus and more will be the attraction from the nucleus on the electron, hence higher will be electronegativity। पहले ही नोट करो फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। किया नोट? Yes. Yes, sir. देखो बेटा, हमने है ना इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था पेनिट्रेशन पावर, याद है आपको? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है एस की, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। इसका मतलब ये होता है कि जो एस सबशेल होता है वो न्यूक्लियस से सबसे कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। आपको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा जब सर ने बताया होगा कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, याद है? तो जैसे ये हमने 1s बना दिया, ये कौन सा है? 1s। 2s कैसा होगा? 2s कुछ इस तरह से होगा, ये 2s हो गया। 2s के बाद कौन आएगा? 2p आएगा, तो 2p कुछ इस तरह से होगा। 2p डम्बल्ड शेप का होता है ना, इस तरह का, ये 2p इस तरह का हो गया। अब 2p का जो इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ इस वाले रीजन में होगा, ये 2p वाला है। 2p के बाद कौन आएगा? 3s,
तो 3s अब ये यहाँ पर आएगा, ये 3s हो गया। 3s के बाद अब 3p आएगा, तो 3p कुछ इस तरह से होगा। बताया क्या ऐसा कुछ? Awesome. चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं भी बताया हो तो, क्योंकि ये तो बताया ना कि p ऑर्बिटल का शेप डम्बल्ड होता है और s Yes, ऑर्बिटल का स्फेरिकल Yes, होता है yes, ना? तो s सबशेल जो होता है, s सबशेल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। तो जो अब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जैसे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन का देखा, तो sp में s वाला सबशेल 50% है, जबकि sp2 में s वाला सबशेल 33.3% है, जबकि sp3 में s वाला सबशेल 25% ही। तो जितना ज्यादा s वाला सबशेल होगा उतना ही वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो s सबशेल है न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है। जैसे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम वापस से बता देता हूँ मैं। जो डायग्राम बनाया था उसमें भी मैं यही बता रहा था कि ये p वाला तो यहाँ पर आया है, ये p वाला है, p वाले से पास में ये 2s वाला ऑर्बिटल है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, और सबसे पास में ये 1s वाला है। फिर p के बाद में ये 3s आया, 2p के बाद में 3s आया, फिर ये 3p आया। समझ रहे हो? तो s वाला ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा उतना ही, मतलब परसेंट s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, उसकी डिस्टेंस उतनी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट वो ही करेगा ना जिसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो। बोलो। Yes, sir. yes, yes, है ना? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो परसेंट एस कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बोलो, बोल सकता हूँ क्या? yes, रीजन Yes. हमने पिछले उसमें लिख ही दिया है जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। इसी को तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। परसेंट एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, अभी मैं तीनों जो इम्पोर्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनका बता देता हूँ। एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। बेटा इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये पूरा चैप्टर में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी कम भी समझ आए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आगे तो इसको 100% आपको समझ आने ही वाला है। अभी ये स्टार्टिंग में हम रफली इसको पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये नया टॉपिक कौन सा लिया है। ठीक है, लेकिन ये नया नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। कैसे निकालेंगे sp का 1/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50%। sp2 का कैसे निकालेंगे 1/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 33.33%। और sp3 का कैसे निकालेंगे 1/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25%। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो sp2 है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है, देन sp2 की, देन sp3 की। ये किसका ऑर्डर है? हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। नोट करो। Yes, sir. नोट करो। अब मैं ना ये पहचानना बताऊंगा आपको कि किस तरह से sp sp2 sp3 पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन का। पहले ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। किया नोट? yes, Yes, sir. Yes. अब देखो पहचानना है, पहले मैं ना आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक का बेसिक बता देता हूँ। ऑर्गेनिक की क्लास हुई है क्या अभी तक आपकी कोई?
ऑर्गेनिक की क्लास No, sir. हुई है? No, No, sir. sir. नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं। जैसे एक कंपाउंड है CH4, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक कंपाउंड है C2H6, तो C2H6 का ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम, राइट? ये Yes. तो आता होगा ना। C2H4 का कैसे बनाएंगे? C2H4 देखो, ये क्या है, एक अल्कीन है, याद है ना अल्कीन? अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है इस तरह का। तो C2H6 का C2H4 का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। आते हैं ये बनाना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये पता था कि आपको नहीं पता हो तो कोई भी बात नहीं। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड में से जो पहला वाला बॉन्ड होता है उसको तो हम सिग्मा बॉन्ड ही बोलेंगे, सेकंड वाले बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। क्लियर? मैं Yes. इसको वापस से बता देता हूँ। जो सिंगल बॉन्ड है उसको मैं बोलने वाला हूँ सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलूंगा? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में से जो नीचे वाला बॉन्ड है उसको तो मैं सिग्मा बॉन्ड ही बोलूंगा, ऊपर वाले बॉन्ड को क्या बोलूंगा? पाई बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से सिर्फ एक बॉन्ड को मैं सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा, बाकी के दोनों को मैं क्या बोलूंगा? पाई बॉन्ड बोलूंगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मुझे इस वाले में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताने, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताने, तो देखो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से होंगे? एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और 3 ये वाले होंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए ना? बोलो। Yes, sir. पाई बॉन्ड कितने होंगे? पाई बॉन्ड ओनली ये दोनों होंगे बस। One. तो पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे ओनली। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लोन पेयर के बारे में जानते हो? लोन पेयर क्या होता है? Yes, sir. लोन पेयर क्या होता है? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस एटम पे प्रेजेंट है। जैसे मैं बात करूं O2 की, तो ऑक्सीजन का जो डायग्राम बनने वाला है ना, कुछ ऐसा बनने वाला है। O और O के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड। इसमें से एक तो ये क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। और एक क्या हो गया? पाई बॉन्ड। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 होते हैं ना। 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, याद है ना? तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी के 2 तो इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। कितने पेयर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास? 2। तो ये क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। लोन पेयर समझ गए क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के Yes. इलेक्ट्रॉन्स को हमें ड्रॉ करना होता है। अब ये ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना पाएगा ना, तभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2 बॉन्ड बनाने पे उसका। तो बाकी के जो पेयर्स बचे हैं उनको हम क्या बोलने वाले हैं? लोन पेयर बोलने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 में मुझे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करने। तो सिग्मा बॉन्ड तो आपको दिख रहे होंगे, 3 है NH3 में। एक तो ये, एक ये और एक ये। तीनों सिंगल बॉन्ड है क्योंकि। तो सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए? 3। पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या कोई? बोलो। No. No. Yes, नहीं दिख रहा ना? तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 0। अब लोन पेयर वो ड्रॉ नहीं करेगा। लोन पेयर हमको समझना है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,5। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, बॉन्ड तो ये 3 ही बना रहा है ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। तो एक और 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? एक लोन पेयर बोलेंगे, 1 लोन पेयर। क्लियर yes, sir. Yes, sir. है ना? ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग की है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, इजीली हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर?
समझ Yes. तो आया ना क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. ये लिखना भी मत अभी के लिए, थोड़ा सा याद रख लो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं इसको। ठीक है, अब जैसे मेरे को sp हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, कौन से कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा? मैं एक नंबर काउंट करूंगा जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर हमें बताता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा स्टेरिक नंबर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड है CH, ये कंपाउंड है, इसको बोलूंगा मैं इथाइन। क्या बोलूंगा? इथाइन। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा? सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा और इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इनके पास? ओनली एक है, एक है। और दो ये किसके साथ बना रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। तो दूसरा दो 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 क्या है इनके पास? सिग्मा बॉन्ड है ना दोनों कार्बन के पास। अरे इसको ऐसे ही बनाऊंगा ना, Yes, इस sir. तरह से। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? इस कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के पास भी कितना सिग्मा बॉन्ड है? इस कार्बन के पास भी दो सिग्मा बॉन्ड है। बोलो क्लियर है? Yes. अगर अब इसके पास क्या लोन पेयर है क्या? लोन पेयर तो नहीं है ना। चारों बॉन्ड, चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट शेल में थे सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोन पेयर तो जीरो है। मतलब मैं इसका अगर स्टेरिक नंबर, इस कार्बन का स्टेरिक नंबर काउंट करूं तो क्या आएगा? 2 आएगा ओनली, आएगा ना। Yes, sir. अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp4। कुछ भी नहीं है, ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 है तो 2, दो ऑर्बिटल है, एक s का एक p का। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 ऑर्बिटल है, एक तो s का बाकी दो p के। यहाँ पर 4 है तो एक s और एक s का और 3 p के, sp3 है। बोलो क्लियर है? तो Yes, sir. जो मैंने Sir. इतनी बड़ी कहानी बताई है इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप बेसिक, जो अभी मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताऊंगा ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन जज कर सको कि कौन सा sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है। उस अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कंपेयर कर सके। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब ये सब तो हो गया, चलो मैंने आपको ये भी बता दिया परसेंटेज कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp की होगी, देन sp2 की, देन sp3 की। क्लियर? अब ये सारी चीजों को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उतना तो बेसिक हमने देख लिया है कि हम बेसिक क्वेश्चन जो आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उनको हम कंपेयर कर सकें। जैसे एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, आपको बताना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इनको कंपेयर करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले ये वाला कंपाउंड ले रहा हूँ। पहला कंपाउंड है CH, इसको ऐसे बना देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लूंगा। तो लोन पेयर तो कार्बन के पास है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड है ना इस कार्बन के पास। कितने हैं? 2 हैं। इस कार्बन के पास भी 2 हैं। तो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन देख लो, कोई से भी कार्बन की, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp होगी ना। Yes, दूसरा sir. वाला देखो, Yes. C डबल बॉन्ड CH2H2, इस तरह से ही बॉन्ड बनेंगे। इसका, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3। इस पे भी 3 ही आ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। बोलो होगी ना।
Yes, sir. एक ही बच्चा बोल रहा है, मेरे को पता है काफी बच्चों के ऊपर से जा रही है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, हमें सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने हैं। हमें पता है कि ये दोनों तो पाई बॉन्ड है ना, ये ऊपर के दोनों बॉन्ड तो ये पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक तो ये होगा और एक ये होगा, तो दो है ना सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से sp है। सेकंड वाले कंपाउंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा वाला देखो, CH3 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 का मतलब है C2H6। क्या ये अल्केन है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इस तरह से हम CH3 CH3 बना लेंगे। कुछ इस तरह का होगा वो कंपाउंड। हर एक कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? चार चार है ना, दिख रहे हैं चारों। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी? sp3। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होने वाली है? sp3 की, देन sp2 की, और सबसे ज्यादा sp की। तो ये हमारा ऑर्डर होगा हाइब्रिडाइजेशन का। बोलो समझ आया? Yes, sir. है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक और बार रिपीट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना हम केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखेंगे, बट ये थोड़ा सा बेसिक्स, क्योंकि अभी जो टेस्ट होंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत लंबा चैप्टर है, उससे पहले आपके 3-4 टेस्ट पीरियोडिक टेबल के हो जाएंगे, तो उनमें जो क्वेश्चन आए ना वो इसी बेसिक लेवल के ही आएंगे, तो ये करना सीखना होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ। इससे पहले ना थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी नोट कर लेना, स्टेरिक नंबर वाला, ये मत भूलना। लोन पेयर भी ऐड करते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड भी ऐड करते हैं, तब जाके हमारा स्टेरिक नंबर निकलता है। स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो sp, स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो sp2, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो sp3। ये नोट करो पहले। Sir, done. अब ये वाला क्वेश्चन करो। अदिति, आस्था, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हार्दिक, हार्दिक, Yes, sir. हितांशी, कुंजल, Yes, sir. हितांशी, हितांशी आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? ओके, कर दो, इरेज हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक बेसिक Yes, sir. क्वेश्चन है बेटा, करने की कोशिश करना, नहीं आएगा ना तो मैं बताऊंगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है, ये सेवंथ और ये एट्थ। ठीक है, हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
of C8, C6 and C4. कंपेयर करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को C8, C6 एंड C4, मतलब 8th कार्बन की, 6th कार्बन की एंड 4th कार्बन की। कोशिश करो, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर। Yes, sir. प्रीतेश, Yes, sir. ट्राई करो बेटा। निर्जला ट्राई करो। हुआ किसी का? One minute. हो रहा है क्या किसी का? मैं बताऊं वरना? 1 minute, sir. आस्था हो रहा है बेटा? Sir, 1 second. हुआ किसी का? बोल लो किसी का हो गया हो तो। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. देखो Yes, sir. किस किस को कंपेयर करना है? C8 को, C6 को एंड C4 को, मतलब इस वाले कार्बन को, एंड C6 को, मतलब इस वाले कार्बन को, एंड C4 को, इस वाले कार्बन। अब ये वाले कार्बन के हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, ठीक है? एक सिग्मा बॉन्ड तो आपको ये दिख रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ भी होगा ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 2। मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp है, sp बोलो। Yes. Yes, sir. अब इस वाले में देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये दिख रहा है कार्बन का, और 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्लियर है? इसके देखो, Yes, sir. इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक तो ये वाला तो पाई बॉन्ड है ना, ये तो पाई बॉन्ड है, तो इसको तो ध्यान देना ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड पे ध्यान देना है हमें। तो सिग्मा बॉन्ड एक तो ये,
एक ये और एक हाइड्रोजन के साथ होगा, तो कितने आ गए सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड आ गए 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? C8 की, क्योंकि sp है वो, सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर उसमें। देन C4 सॉरी, देन C6। C6। बोलो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो? हमने Yes, sir. सिंपल टाइप से 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीख लिए, sp2, sp एंड sp3। कैसे करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे मैं NH3 के हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको बताऊं, तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? H H H, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे इसमें? 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसमें? 1 है ना, है ना। Yes, मैंने sir. बताया था कि एक लोन पेयर भी है इसके पास। तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 4 आया। स्टेरिक नंबर 4 आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है इसकी? sp3। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. निकाल लेंगे ना? कर दो ही रहे तब। तो स्टेरिक नंबर कैसे काउंट करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा, उससे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक बताया है, इससे काफी अच्छे लेवल पे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अब देखो हमने सारे अफेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स आपको समझ आ ही गया होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज हो रही है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, नोट करो। Yes, sir. बेटा अच्छे मार्क्स और अच्छा आप है ना, आप में सेल्फ मोटिवेट तब होगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो हमेशा है ना, जो कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की एक्सरसाइज जरूर सोल्व किया करो अपने पास जो मॉड्यूल है ना उसकी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया फिर उसके बाद उसको एक बार रिवीजन करके छोड़ दिया। ये नोट्स से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ होगा उस प्रैक्टिस से होगा जो आप क्लास के बाद करने वाले। क्लियर है? इम्प्रूवमेंट तब दिखेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की। मैं यहाँ पर, मेरी लिमिटेशन है कि मैं आपको हर टॉपिक का 2 या 3 या 4 क्वेश्चन बता दूंगा। ऐसा तो नहीं हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन करें, वरना पूरे साल हम एक ही टॉपिक पढ़ते रह जाएंगे, राइट। लेकिन आप उनको घर पे तो कर सकते हो सॉल्व। तो आप जो टॉपिक हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं उनकी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व किया करो, तब जाके वो टॉपिक पूरे डीप में आपको समझ आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? अब Yes, sir. कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको याद रखनी है ना। जैसे पीरियड 1 में हमें हाइड्रोजन की याद रखनी है। हाइड्रोजन की होती है 2.1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पीरियड 2 में हमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की याद करनी है। कैसे याद करेंगे? फ्लोरीन की हम याद कर लेंगे 4, फिर 0.5 का डिफरेंस आता जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की होगी 3.5, नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की होगी 2.5। ठीक है? Yes. ठीक है, इसके बाद फॉस्फोरस की याद रखना है, सल्फर की एंड क्लोरीन की। देन
ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब हमने देखा है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे आएंगे ना तो 3 होगी, क्लोरीन से ब्रोमीन पे आएंगे तो 2.5 होगी, और आयोडीन की भी लगभग 2.8 है, ब्रोमीन की 2.8 देन 2.5। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, मतलब क्लोरीन की सल्फर से ज्यादा होने वाली है, वो है 2.5 और फॉस्फोरस होगा 2.1। अब ये जो गिने चुने एलिमेंट है इनकी आप जरूर याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का नेचर जज करेंगे आगे चल के, तो वहां प्रॉब्लम आएगी अगर यहाँ याद नहीं किया तो। क्लियर? अब देखो किन किन की सिमिलर है, तो सिमिलर वाले देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की सिमिलर है किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ। दिख रही है सिमिलर, दोनों की 2.1 2.1 है। इनके अलावा कार्बन की देखो 2.5 है, सल्फर की भी 2.5 है और आयोडीन की भी 2.5 है। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 है और यहाँ पे क्लोरीन की भी 3 है। इसका एक ऑर्डर मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा कौन की है? फ्लोरीन की। आपने ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं पढ़ा ना अभी मोल कॉन्सेप्ट में? Yes, sir. उसमें भी काम आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट चैप्टर हम मोल कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट करेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन इक्वल टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, then iodine equal to sulfur and carbon, then phosphorus equal to hydrogen। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद करना है। मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यहां से यहां तक को मैं बोल रहा हूँ फन, FON को फन बोल रहा हूँ। फन भी करो, नकल भी करो। नकल समझते हो ना? कॉपी, Yes, sir. नकल। ठीक है, बियर भी पियो, इश्क भी करो, और पहलवानी भी करो, पहलवान भी बनो। ये सब नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं, करो नहीं, ये सब नहीं करो। ठीक है, फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवानी कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। ये करोगे तो फिर नीट नहीं निकलेगा। क्लियर? Yes, sir. कर दो रेस। Yes, sir. याद हो जाएगा ना? फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान। ध्यान रखना, एक काम आने वाला है आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। दो तरह के स्केल हमें ध्यान में रखने, उनके फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा, उनमें हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, दो मेथड हैं जिनके थ्रू दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें अपने अपने फॉर्मूले दिए, उनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें लिखना, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड
to determine electronegativity, but by following we can calculate electronegativity. क्लियर? लिखा? Yes. पहला मेथड है पॉलिंग स्केल। ये दोनों फॉर्मूले याद करने होंगे बेटा, इनमें कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही लिखा रहा हूँ। पॉलिंग स्केल में ये है साई ए माइनस जाई बी, जाई बोलते हैं इसको, जाई जाई, ये एक्स नहीं है बेटा, जाई है, जाई है ना, इक्वल टू 0.203 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ए ए इंटू ई बी बी। ठीक है, जाई एक क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जाई बी क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ई ए क्या है, ये है बॉन्ड एनर्जी, पहले ई ए बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि कितनी स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड में, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी होती है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगने वाली, तो वो है ई ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ई बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी आने वाली है ना, वो आएगी हमारी किलो कैलोरी पर मोल में, और कैलोरी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, वो होता है 4.2। नोट कर लो। Yes, sir. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब है जब हम बॉन्ड एनर्जी हमें क्वेश्चन में किस में दी हुई हो, किलो कैलोरी पर मोल में। लेकिन अगर जूल में दे रखी हो, किलो जूल पर मोल में, तो इसी में हम इसकी वैल्यू रख के नया फॉर्मूला बना देते हैं। वो नया फॉर्मूला होगा जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी। क्लियर? ये कब होगा, इफ बॉन्ड एनर्जी आर इन किलो जूल पर मोल। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। क्लियर है? डायरेक्ट आपको ऐसा भी बोल सकता है वो, आपको दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ ले आपसे, ई ए बी की वैल्यू पूछ ले, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी की। ठीक है, ई ए की भी पूछ सकता है, ई बी बी की भी पूछ सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली सबकी देकर इन दोनों में से किसी की वैल्यू पूछ सकता है। बट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, और कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी आने वाली है। ऐसी वैल्यूज वो देगा जिसके अंडर रूट हम इजीली निकाल सके। क्लियर? Yes, sir.
सेकंड है मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन इज इक्वल टू IE प्लस EA। ये IE है आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस EA है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। दोनों की जो यूनिट होगी ना वो होगी EV पर एटम में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होनी चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। अगर वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देता है, बोल देता है मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज दिस, देन आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काउंट करो, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान आ जाना चाहिए। सिंपल फॉर्मूले रहेंगे, वैल्यूज पुट करनी होगी, वैल्यूज आपको निकालनी होगी। ठीक है? Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो फॉर्मूले हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है? सबसे यहाँ पर हमारी लगभग सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। एक और बच रही है नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो भी हम अभी देखते हैं, है ना। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको जेड इफेक्टिव पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ही इन तीनों से इंटर रिलेटेड है। क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली एप्लीकेशन है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब समझते हो? नेमिंग ऑफ कंपाउंड। Yes, sir. हम नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे हमारा एक कंपाउंड है ICl, आयोडीन है और क्लोरीन है। इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उसका नाम हम बाद में लिखेंगे और उसके बाद में IDE लगा देंगे। ठीक है? जैसे इन दोनों में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? आयोडीन क्लोराइड। आयोडीन क्लोराइड, इसका ऐसे नाम लिखेंगे। PCl3 का, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका कैसे नाम लिखेंगे? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो वैसा का वैसे ही आ गया। अब ये तीन थे, इस वजह से ट्राई क्लोरीन की जगह आप क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हमें बाद में लिखना है, और उसको हम ID से सफिक्स ID लगाएंगे। PCl5 का अगर हमें नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। CCl4 का नाम लिखना है तो कार्बन एंड क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन, चार कार्बन चार क्लोरीन है इसलिए टेट्रा। ये सब नोमेनक्लेचर है ना, आपको ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा। ठीक है? टेट्रा वगैरह, ये टेट्रा का भी यूज करते हैं, पेंटा ट्राई का भी यूज करते हैं। और ये इनऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर है जिसमें हेल्प करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है? Yes, sir.
अब दूसरी एप्लीकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एनी बॉन्ड। लिख लिया यहाँ तक, करें आगे। इसका भी एक बेटा ये हमें ध्यान रखना है, हमें ना परसेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड है ना 100% ना तो आयनिक होता है ना 100% कोवलेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ दूसरा नेचर होता ही है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड 100% ना तो आयनिक होगा ना कोवलेंट होगा। कोवलेंट कंपाउंड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा और आयनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर को काउंट करने का हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू mod ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा जाई लिख दो इसको, जाई प्लस 3.5 इंटू mod ऑफ डेल्टा जाई का होल स्क्वायर। डेल्टा जाई क्या है हमारा, डेल्टा जाई है मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा ए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला लिखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन लगा। लिखा, एक क्वेश्चन लिखो, हो गया ये। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इसने हाँ ये कि नहीं आई आज इन एच एफ, Yes, sir. समझ आ रहा है हाँ सर। पक्का, मजाक तो नहीं कर रहे हो? सर मैं क्यों मजाक करूँ? नहीं, आप ऐसे ही बोल दो कि आ रहा है, नहीं भी आ रहा हो तो आ तो रहा है ना। चलो, वो बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एच एफ बॉन्ड। एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 2.1, फ्लोरीन की दे नहीं रखी है, याद रखना है हमें, क्योंकि वो कई बार देगा नहीं। फ्लोरीन की है 4, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा जाई सॉरी, डेल्टा जाई आ जाएगा 1.9, आ जाएगा ना, 4 माइनस 2.1 1.9। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर में क्या होगा, 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 30.4 प्लस 3.5 इंटू 3.61। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, किसी का भी बोल सकता है, वो एच एफ की जगह HCl बोल सकता है, या PCl3 बोल सकता है, या HBr बोल सकता है। ठीक है, कुछ भी वो बोल सकता है, आपको सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद कर ही लोगे आप।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लोगे तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला बुक बना लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से 4-5 फॉर्मूले आ रहे हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से 7-8 फॉर्मूले आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल से ये अभी आज की क्लास में हमने 3-4 फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज उसमें फॉर्मूला जरूर लिखना जब भी आप किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो लास्ट टाइम पे आपको फॉर्मूला देखकर जाना होगा, क्योंकि है ना 20-30% तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नीट में तो 40% मान सकते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है। अगर आप फॉर्मूले अच्छे से करके चलेंगे ना तो 720 में से आपके 300 मार्क्स तो ऐसे ही आगे लगते। अब बाकी के 300 और लाने हमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो हम थोड़ा से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करके लाएंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला बुक जरूर बनाना। इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें लिखना हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस more will be the bond strength। इसको इस चीज से समझना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है। तो ये बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता जाएगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। अब आप खुद से सोचो कि आपके पास एक थ्रेड है इतना छोटा सा और एक थ्रेड है इतना बड़ा, कौन से थ्रेड को तोड़ना आपके लिए ज्यादा इजी होगा, छोटा कि बड़ा? बड़ा। बड़ा ना, बड़े को हम इजीली यूं तोड़ देंगे, छोटे के लिए तो हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। तो जितनी कम बॉन्ड लेंथ होती है ना, उतना ही ज्यादा क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड है HF, एक कंपाउंड है HCl, एक कंपाउंड है HBr, एक कंपाउंड है HI। हमें इनकी वैल्यूज अभी याद नहीं की है, फिर भी हमें ये तो पता है ना कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन की, देन Br की, देन I की। ये तो कॉमन है सब में, हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में होगा? सबसे ज्यादा डिफरेंस इस वाले केस में होगा, HF के केस में, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF बॉन्ड की होगी, है ना। उससे कम HCl, उससे कम HBr और उससे कम HI। अब ये पांचों क्या है, एसिड है। क्या है ये? एसिड है। एसिड का क्या काम होता है, H+ डोनेट करना, याद है ना। अब जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा, जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा वो सबसे इजीली H+ दे देगा। ये समझ रहे हो? सारे क्या है, ये एसिड है ना, इनमें से सबसे वीक बॉन्ड किसका है, HI का है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीकर इसकी है, तो सबसे इजीली H कौन देगा, ये देगा ना, ये देगा। धमाल मूवी देखी है आपने, धमाल, जिसमें अरशद वारसी और वो जावेद अख्तर वो सब रहते हैं, तो उनमें सबसे वीक कौन रहता है, जावेद अख्तर रहता है। वो क्या करता है कि सभी को अपने राज बता देता है ना। जैसे वो एक उसमें एक वो मर जाता है प्लेन से क्रैश होके, जो खजाना बताता है उनको,
Yes, तो संजय दत्त उनसे पूछना आता है तो जावेद अख्तर बड़बड़ बड़बड़ बोल देता है, तो ये जावेद अख्तर है बेटा, सबसे वीक है ये। तो इजीली ये क्या, जावेद जावेद जाफरी, सॉरी जावेद अख्तर तो अपना वो है बढ़िया वाला है। तो ये एच आई कौन है, ये जावेद जाफरी है। ठीक है, सबसे वीक बॉन्ड है इनमें, ये इजीली टूट जाएंगे, इजीली टूट जाएंगे, तो एच को इजीली बाहर निकाल देंगे। और जो इजीली एच डोनेट कर रहा है वो सब, समझ आया? बोलो, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? या फिर इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ दो। अभी तो सिर्फ ये देखो कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। कर दो इरेज, इरेज के नीचे लिख Yes, देता हूँ ना। sir. फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, खुद से समझो। मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो अच्छा मेटल, जो थोड़े नाटक का इलेक्ट्रॉन देने में वो थोड़ा बुरा मेटल, राइट? ज्यादा कंडक्शन कौन करेंगे, जो अच्छे मेटल होंगे। ज्यादा रिएक्ट कौन देंगे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अट्रैक्ट तो ना करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने वाली किसके, मेटल्स के लिए होने वाली है, होने वाली है कि नहीं? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने वाली है किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। ये तो हमें पता है, पता है ना? बोलो। Yes. तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे जज करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अरे इसको ऐसे देखो ना, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस तरह की दिखती है, छोटू से बना देता हूँ मैं। यहाँ पर ऐसे मेटलॉइड होते हैं, ये हमारे मेटल्स हैं और ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर तो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, मेटल से नॉन मेटल की तरफ गए। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा ना। मतलब सबसे अच्छे नॉन मेटल कौन होंगे, ग्रुप 17 वाले। ग्रुप 18 को अच्छे नॉन मेटल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, वो पहले से मुकेश अंबानी बन चुके हैं, बाकी के एलिमेंट बनना चाहते हैं उस जैसा, मुकेश अंबानी नट गैस जैसा, है ना? तो ग्रुप 18 को अच्छे नॉन मेटल नहीं बोलेंगे हम, किसको बोलेंगे, ग्रुप 17 के। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड कॉर्नर पे है, राइट हैंड कॉर्नर पे है पीरियोडिक टेबल के। सबसे अच्छे मेटल्स किसको बोलेंगे, जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो सबसे अच्छे मेटल कौन होंगे, ग्रुप 1 वाले, मतलब अल्कली मेटल्स। समझ आया? Yes, sir. लास्ट एप्लीकेशन पढ़ लो, ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? Yes. आस्था, कुंजल, Yes, sir. Yes. फिफ्थ। बेटा कोई कभी भी नेट अगर कनेक्शन धीरे हो जाता है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो एक और बार यूट्यूब पे जाके देखो, वरना मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछो कि सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा देना, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, शर्माने की बात नहीं है, मैं भी आपके फेस से गुजरा हूँ, मुझे पता है। मैं शर्माता था इसलिए पूछता नहीं था, फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड। अब आप बोलोगे कि नेचर तो इसका बेसिक ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो OH दिख रहा है।
आपको पता है ना बेस कौन होते हैं जो OH माइनस देते हैं, एसिड कौन होते हैं जो H प्लस देते हैं। तो AOH हमेशा बेसिक नहीं होने वाला बेटा, एसिडिक भी हो सकता है। देखो AOH अगर A प्लस एंड OH माइनस दे रहा है तो AOH का नेचर है बेसिक। अगर AOH AO माइनस प्लस H प्लस दे रहा है तो अब कैसा नेचर हो गया, एसिडिक। दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं HNO3, इसको आप बोलोगे कि सर ये तो एसिड है ना, एसिड पता है ना। लेकिन अगर एग्जाम में Yes, इस sir. तरह से आ गया, एग्जाम में ऐसे आ गया कि NO2OH ऐसा आ गया तो क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना। जैसे एक बहुत बार आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, है ना। कभी भी इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है BOH थ्राइस, है ना। तो इसको तो देखकर आप बिल्कुल बोल के आओगे अरे बेस है, बेस है, बेसिक है, बेसिक है। जबकि ये क्या है, ये बोरिक एसिड है, ये क्या है, एसिडिक है। तो कैसे पहचाने कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, इसको समझना। ये कुछ एग्जाम्पल नोट करो फिर मैं समझाता हूँ। लिखा, Yes. Yes, sir. अब समझना। अगर OH किसी मेटल के साथ या फिर पॉली एटॉमिक कटायन के साथ, पॉली एटॉमिक कटायन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलने वाले हैं बेस। पॉली एटॉमिक कटायन जैसे अभी मैं बताऊंगा। मेटल के साथ जुड़ा हुआ है OH, जैसे NaOH बेस हो गया। KOH पोटेशियम भी मेटल है ना, बेस हो गया। पॉली एटॉमिक कटायन क्या है, NH4 प्लस, ये है पॉली एटॉमिक कटायन, है ना। इसमें कोई मेटल नहीं है, सारे नॉन मेटल है, फिर भी ये पॉली एटॉमिक कटायन है ना। अगर NH4 प्लस से OH जुड़ा हुआ है तो ये भी बेस होगा। बोलो क्लियर है, Yes, क्लियर है sir. ना। कैसे पहचानोगे, अगर OH मेटल से या फिर NH4 प्लस से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। कर दो इरेज, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर OH नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल से, तो हमेशा वो क्या होगा, एसिड होगा। जैसे SO2OH ट्वाइस। अब इसको बच्चे बेस बोल कर आएंगे, जो आज अभी एक बच्चा छोड़ के चला गया ना पहले क्लास को, तो अब पूरे 11th-12th में इसको बेस समझ के आएगा, जबकि ये बेसिक नहीं है बेटा। ये क्या है, ये H2SO4 है, लिखा अलग तरह से। कैसे पहचाना है इसको, सारे नॉन मेटल से ना, नॉन मेटल से OH जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल से OH जुड़ा होगा तो क्या होगा, वो एसिड होगा। कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्वेश्चंस, कंफ्यूजन को हमें दूर भगाना है, कैसे, कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग करके। क्लियर। Yes, sir. जैसे BOH होल थ्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एसिड है, ध्यान रहेगा। Yes. Yes, sir. चलो अब एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बची है, 10-15 मिनट की है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर। थोड़ा सा आईटीसी का रिवीजन करके आना है आपको, होमवर्क यही है। ये चैप्टर 95% कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी एक्सरसाइज 1 कम से कम सोल्व करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हम एक्सरसाइज 2 सोल्व करेंगे, ठीक है।
तो जब इसका संडे को शायद वो एग्जाम होने वाला है, पीरियोडिक टेबल आने वाला है ना उसमें, Yes, sir. तो आप मान के चलो कि थर्सडे तक आपको पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी ही है, तब जाके उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir.